शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा, आपकी हिंदी प्राध्यापिका और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जनगांव में हिंदी विभाग में काम कर रही हूँ। पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों को आदिकालीन काव्य रचनाएं, इसके अंतर्गत रासो काव्य परंपरा के 5 काव्यों के बारे में समझाया था। आज मैं आपको अंतिम और आखिरी रासो काव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में समझाऊंगी। पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि। ये तो साधारण बात है कि अगर हिंदी की प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है तो ऑटोमेटिकली उसके कवि जो चंद्रबरदाई है वो तो प्रथम महाकवि होंगे ही। और उन्होंने मतलब रामचंद्र शुक्ल ने चंद को पृथ्वीराज के सामंत तथा राजकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद को मतलब चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज के सामंत तथा राजकवि माना है। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में 1168 को हुआ था। इनका जन्म चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में 1168 को हुआ है। वे भट्ट जाति के जगान नामक गोत्र के थे। वे षट भाषा और व्याकरण, काव्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि में प्रवीण थे। चंद्रबरदाई षट भाषा, व्याकरण, काव्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, पुराण आदि में निपुण थे, प्रवीण थे। वे सभा, युद्ध, आखेट तथा यात्रा में सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। वे सभा में, युद्ध में, आखेट तथा यात्रा में मतलब हमेशा पृथ्वीराज के साथ रहते थे। चंद्रबरदाई हमेशा पृथ्वीराज के साथ रहते थे। उनके तथा पृथ्वीराज की जन्म तथा मृत्यु तिथि 1225 से 1249 समान मानी जाती है। इन दोनों के बारे में पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई के बारे में एक वदंती है कि इन दोनों का जन्म और मृत्यु साथ साथ ही हुआ है। जन्म भी एक ही समय हुआ है इन दोनों का और मृत्यु भी एक ही समय हुआ है। इस प्रकार इनके बारे में एक वदंती है। ये कहाँ तक सती है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी गजनी ले गए, जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था तब चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र जलहन को ग्रंथ पूर्ण करने का कार्य सौंप दिया। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर गजनी ले गए तो चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ को पूरा करने का जिम्मेदारी जो है अपने पुत्र जलहन को सौंप दिए। और उन्होंने भी खुद पृथ्वीराज को बचाने के लिए गजनी की ओर प्रयाण शुरू करे। इस संदर्भ में ये वाक्य लिखते हैं उन्होंने, पुस्तक जलहन हाथ दे चले गज्जन ड्रुपकाज। पुस्तक जलहन के हाथों में सौंप कर गजनी की ओर चला। ड्रुपकाज मतलब राजा के कार्य के बारे में, राजा का कार्य करने के लिए मैं गजनी की ओर चला। इस प्रकार लिखा है। गजनी पहुंचे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मुक्त करवाने के लिए शब्दभेदी बाण पृथ्वीराज द्वारा चलाने की योजना बनाई।
गजनी पहुंचने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मुक्त करने के लिए चंद बरदाई ने शब्द भेदी बाण चलाने की रचना की है। शब्द भेदी मतलब जिस ओर से शब्द आती है उस शब्द को सुनकर बाण चलाना, इस विद्या को शब्द भेदी कहते हैं। शब्द भेदी विद्या में निपुण थे पृथ्वीराज, इसलिए गजनी जाने के बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को बचाने के लिए वहां शब्द भेदी बाण चलाने की रचना की है, योजना बनाई है इन्होंने। उसमें गौरी की मृत्यु हुई, तत्पश्चात दोनों ने आत्मोत्सर्ग किया। उसमें उनकी योजना के अनुसार वहां पर गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में दोनों का आत्मोत्सर्ग हुआ, मतलब दोनों की मृत्यु हुआ था। पृथ्वीराज रासो के बारे में हम पहले जानेंगे। पृथ्वीराज रासो, इस काव्य के इतिवृत्त के बारे में जानेंगे हम। यहाँ पर आबू में एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से 4 क्षत्रिय कुलों का उत्पन्न हुआ। आबू में एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ से 4 क्षत्रिय कुलों का उत्पन्न हुआ है। वो इस प्रकार है: चौहान, तोमर, गृहलोत तथा सोलंकी। जो यज्ञ से उत्पन्न हुए कुल क्या है? चौहान, तोमर, गृहलोत तथा सोलंकी। अतः चौहान अग्निवंशी माने जाते हैं। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण चौहान अग्निवंशी माने जाते हैं। अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर तथा कनौज में गहरवारों का राज्य था। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। दिल्ली में तोमर राजाओं का और अजमेर में चौहान राजाओं का और कनौज में गहरवारों का शासन हुआ था। हर्षवर्धन के मृत्यु होने के पश्चात उस विशाल राज्य जो है थोड़े थोड़े खंडों में विभाजित हुआ है। इसलिए अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर और कनौज में गहरवारों का राज्य चल रहा था। अजमेर में अर्नोराज के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर राजा बने। अजमेर में अर्नोराज के पश्चात उनके पुत्र अर्नोराज, अजमेर के राजा अर्नोराज के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर राजा बने। उस सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से हुआ। ये याद रख लेना बच्चों ठीक तरह से कि अजमेर में चौहान वंश शासन चलाता है और दिल्ली में तोमर वंश शासन चलाता है। इसलिए अजमेर के अर्नोराज के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर राजा बने और दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से उनका विवाह हुआ। उनके पुत्र का नाम ही पृथ्वीराज है। सोमेश्वर और कमला का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान। और अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुंदरी का विवाह कनौज के राजा विजयपाल से हुआ। अनंगपाल की प्रथम पुत्री कमला थी, जिनका विवाह सोमेश्वर से हुआ था। उन दोनों के पुत्र पृथ्वीराज चौहान है और उनकी दूसरी पुत्री सुंदरी, उनका विवाह कनौज के राजा विजयपाल से हुआ था। उनके पुत्र का नाम जयचंद था। सुंदरी और विजयपाल के पुत्र जयचंद। और
राजा अनंगपाल दोनों बेटियों की शादी करने के पश्चात राजा अनंगपाल ने प्रथम पुत्री के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को गोद लिए, मतलब अडॉप्ट कर लिए, దత్తత తీసుకున్నాడు. పెద్ద కూతురి కొడుకుని దత్తత తీసుకున్నాడు. అప్పుడు ఏమైంది? जब क्या हुआ, उधर उधर अजमेर भी उनका है और दिल्ली भी उनका हो गया. पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लिया. अतः इसलिए क्या हुआ, वह अजमेर तथा दिल्ली दोनों पर दोनों राज्यों के शासक बन गए. इसके कारण जयचंद के मन में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हुई. यह देखकर जयचंद के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई. इस ईर्ष्या के वजह से ही पृथ्वीराज और जयचंद में वैमनस्य उत्पन्न हुई, मतलब मतभेद उत्पन्न हुए. వారిద్దరి మధ్యలో అభిప్రాయ భేదాలు అనేటివి వచ్చాయి. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ని వాళ్ళ తాతగారు దత్తత తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరిగింది, అజ్మేర్ రాజ్యానికి మరియు ఢిల్లీ రాజ్యానికి, రెండు రాజ్యాలకు అతను రాజుగా కొనసాగాడు. ఇది జయచంద్రునికి నచ్చలేదు. అందువల్ల ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి పడకుండా అయిపోయిందనమాట. उसकी पुत्री संयोगिता, उसकी मतलब जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया और ऊपर से उनको अपमानित करने के लिए द्वारपालक के रूप में उनकी मूर्ति की, उनकी प्रतिमा की स्थापना किया गया. जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया और ऊपर से उनको अपमानित करने के लिए उनकी प्रतिमा जो है द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखा गया. संयोगिता की वरमाला स्वीकार करने के लिए पृथ्वीराज का अकस्मात आगमन हुआ और उसे घोड़े पर बिठाकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया. लेकिन जयचंद का ऐसा करने पर पृथ्वीराज रूठ नहीं जाते हैं, बल्कि अकस्मात रूप से वहां प्रत्यक्ष होते हैं. संयोगिता के हाथ में जो वरमाला है वो पृथ्वीराज को पहनाती है और उसको घोड़े पर बिठाकर वहां से अजमेर की तरफ वह प्रस्थान होकर चला जाता है. अकस्मात रूप से अचानक वहां पर आ जाते हैं पृथ्वीराज, जहां स्वयंवर की घटना घटती है, स्वयंवर की घटना चलती है, वहां पर अचानक आते हैं और स्वयं संयोगिता उनके गले में माला पहनाती है, वरमाला पहनाती है और उसको संयोगिता को पृथ्वीराज घोड़े पर बिठाकर वहां से प्रस्थान होते हैं अजमेर की ओर. इस अपमान के प्रतिशोध के रूप में जयचंद ने गोरी से संधि की. खिन्न हो जाते हैं जयचंद यह दृश्य देखकर, बहुत अपमानित होते हैं. वह तो खुद पृथ्वीराज को अपमानित करना चाहते थे, लेकिन खुद अपमानित हो गए. इस अपमान की ज्वाला में जलने वाले जयचंद ने क्या किया, उनसे प्रतिशोध लेने के लिए, उनसे रिवेंज लेने के लिए, पृथ्वीराज से रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उन्होंने मोहम्मद गोरी से संधि कर ली और गोरी ने 7 बार अजमेर पर आक्रमण किया. इनके दिए हुए हिम्मत से, जयचंद के दिए हुए हिम्मत से गोरी ने 7 बार अजमेर पर आक्रमण किया, लेकिन वह हर बार हारा. पृथ्वीराज चौहान से वह जीत नहीं सका. लेकिन जयचंद ने घर का भेदी बनकर छल से गोरी को भेद बताया, लेकिन जयचंद ने अपमानित होकर उस अपमान की ज्वाला में जलते हुए वह किसी तरह भी
बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज से, इसलिए वह घर का भेदी बनकर, मतलब తెలుగులో ఉంటుంది కదా, ఇంటి వాళ్ళే పరాయి వాళ్ళతో చేరితే శత్రువులతో చేరి ఇంటి వాళ్ళకు నష్టం కలిగించడం అలాగనమాట. ఈయన ఏం చేశాడు, జయచంద్ ने इन्होंने क्या किया, जयचंद ने घर का भेदी बनकर తన వాళ్ళకే తను ద్రోహం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. కపటంతో, మోసంతో తన వాళ్ళని తను మోసం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడి अपने ही लोगों को धोखा देने के लिए तैयार होकर उन्होंने क्या किया, चल से कपटम तो कपट से उन्होंने क्या किया, गोरी को भेद बताया, उनको पकड़ने का, पृथ्वीराज को पकड़ने का रहस्य जो है उसको बता दिया, जिससे पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया और गजनी ले जाकर उसकी नेत्र ज्योति को नष्ट कर दिया गया. मतलब नेत्र ज्योति मतलब उनके आंखें निकालते हैं वहाँ ले जाकर, पृथ्वीराज को छल से पकड़कर गजनी ले जाकर वहाँ उनके आंखों को निकालते हैं. काव्य सौंदर्य. काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है. यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, यह काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई 2500 पृष्ठों की, 2500 पृष्ठों की मतलब 2500 पेजेस, 2500 पेजेस ఉన్నటువంటి చాలా విశాలమైన గ్రంథం. 2500 पृष्ठों वाला बृहद ग्रंथ है ये. यह एक महाकाव्य है जिसका नायक पृथ्वीराज चौहान है. हाँ, ये तो हम जानते हैं कि ये तो एक महाकाव्य है और जिसके नायक मतलब हीरो पृथ्वीराज चौहान है. इसके 69 सर्ग हैं, 69 सर्ग. किसी काव्य में खंड कहते हैं, किसी काव्य में सर्ग कहते हैं, किसी काव्य में समय कहते हैं. स्टोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं ना, उसको उनको अलग अलग कवि लोग, अलग अलग लेखक अलग अलग नाम देते हैं. इसी प्रकार इस काव्य के लेखक कवि भी सारे इनके भागों को सर्ग कहा है. 69 सर्ग है इसमें, लेकिन उन्होंने इस काव्य के कवि ने उनको समय कहा है. इसमें पृथ्वीराज की वंशावली, इसमें इन सर्गों में मतलब इन समयों में पृथ्वीराज की वंशावली, जीवन, युद्ध, विवाह आदि का प्रभावी चित्रण किया गया. इन सबों का, उनकी वंशावली और जीवन, युद्ध, विवाह आदि घटनाओं का बहुत प्रभावशाली चित्रण किया गया है. इसमें चंद बरदाई स्वयं कलम और तलवार के धनी होने के कारण युद्ध भूमि पर पृथ्वीराज की वीरता के अनेक चित्र उन्होंने साकार किए हैं. हाँ, इसमें चंद बरदाई हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों कि वीर गाथा काल मतलब आदिकाल के वीर गाथाएं लिखने वाले कवि जो भी चारण कवि, वो लोग सिर्फ कलम के ही धनी नहीं थे, तलवार चलाने में भी धनी थे. वे स्वयं राजा के साथ, अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध भूमि में जाकर तलवार चलाते थे. वहाँ का हर एक घटना, हर एक दृश्य को सजीव चित्रण करते थे. यह तो हम पढ़ चुके हैं पिछले कक्षाओं में. इसलिए यहाँ पर चंद बरदाई भी स्वयं कलम और तलवार दोनों के धनी होने के कारण उन्होंने युद्ध भूमि पर पृथ्वीराज की वीरता के अनेक चित्र साकार किए हैं. इसमें युद्ध भूमि पर मतलब चंद बरदाई भी पृथ्वीराज के साथ युद्ध भूमि में जाकर तलवार चलाते थे और वहाँ जो भी तलवार चलाते थे और तलवार चलाने के साथ साथ वहाँ के दृश्य, हर एक दृश्य का साकार चित्रण मतलब सजीव चित्रण अंकित किया है इस काव्य में. इसमें उनकी स्वामी निष्ठा तथा आदर दर्शित होता है. हाँ, इतना ही नहीं, इसमें उनकी स्वामी निष्ठा, स्वामी भक्ति और स्वामी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, वह भी
देख सकते हैं हम लोग। वीर के साथ विवाह, वीर रस के साथ विवाह आदि अवसरों का जो वर्णन किया गया है उसमें श्रृंगार की धारा प्रवाहित हुई है। वीरता के साथ साथ इस ग्रंथ में केवल वीर रस ही नहीं, वीर रस के साथ साथ जहाँ विवाह का संदर्भ आता है वहाँ पर श्रृंगार की धारा, श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित हुई है। इससे हम जान सकते हैं कि चंद बरदाई केवल वीर रस को ही नहीं, श्रृंगार रस के बारे में भी बहुत सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, सुंदर वर्णन कर सकते हैं। वस्तु वर्णन में नगरों, वनों, सरोवरों तथा किलों का भव्य चित्रण किया गया है। आदिकालीन रचनाओं में, खास करके रासो काव्यों में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि वहाँ पर वस्तुओं का वर्णन किया जाता है कि उनके आश्रयदाता के पास कितना सेना है, कितने वस्तुएं हैं, कितने अस्त्र शस्त्र है, इन सब का वर्णनात्मक चित्रण किया जाता है। इसी प्रकार इन्होंने भी नगरों, वनों, सरोवरों, किलों का भव्य चित्रण किया गया है। यह पिंगल शैली में लिखा गया है तथा इसमें कवित्त सवैया, यह पिंगल काव्य में पिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है तथा इसमें कवित्त, सवैया, चप्पई, दोहा आदि कवित्त, सवैया, छप्पई, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद बरदाई ने इस काव्य में कवित्त, सवैया, छप्पई, दोहा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। न को हार नहीं जीत रहे रहीम सूरवर, धर ऊपर धर परत करत अनयुद्ध महाभर। इस प्रकार लिखा है उन्होंने। घटना वैषम्य तथा काल वैषम्य के कारण यह एक अर्ध प्रामाणिक रचना है। हाँ, पिछले हमने देखा है, पिछले के ग्रंथों के बारे में भी भाषा, शैली, समय आदि के वैषम्य के कारण, घटना वैषम्य के कारण कुछ ग्रंथ अर्ध प्रामाणिक माने गए हैं। ठीक उसी तरह ये भी घटना वैषम्य तथा काल वैषम्य के कारण यह भी अर्ध प्रामाणिक माना गया है। यह ग्रंथ भी अर्ध प्रामाणिक माना गया है। ठीक है बच्चों, यह कक्षा यहीं पर समाप्त होता है। आप घर पर एक बार दोहराइए, पढ़ते रहिए और पढ़ने का स्वाद, पढ़ने का आनंद लेते रहिए और सावधान रहिए। धन्यवाद।